द हंगर 1983 में आई एक इरोटिक हॉरर मूवी है जो विटली स्ट्रियाबर द्वारा इसी नाम से लिखी गई नॉवल पर आधारित है। इस फिल्म को एक इंग्लिश डायरेक्टर टोनी स्कॉट ने डायरेक्ट किया है। ये कहानी एक वैम्पायर की है जिसका अमर होना उसके लिए श्राप बन जाता है। वो चाह कर भी नहीं मर सकती है। उसे अपने अकेलेपन और प्यार को खो देने के गम को बार बार जीना पड़ता है। इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। पहला मरियम ब्लेलॉक, जिसका किरदार कैथरीन डेन्यूब ने निभाया है, और दूसरा सारा रॉबर्ट्स, जिसका किरदार सुसैन सरांडो ने निभाया है। मरियम ब्लेलॉक एक वैम्पायर है जिसका अस्तित्व इस धरती में तब से है जब इंसानों ने अपना इतिहास लिखना शुरू भी नहीं किया था। उसने मिस्र के कथित देवताओं का दौर भी देखा है। इस दौरान कई साम्राज्य बने और टूटे, कई देवता आए और गए, लेकिन मरियम ब्लेलॉक का अस्तित्व बना रहा। वो अमर है और शक्तिशाली है। उसके अंदर लोगों को अपनी तरह वैम्पायर बनाने की काबिलियत भी है। वो किसी को भी अमर बना सकती है, लेकिन अमर होने का एक श्राप भी साथ में मिलता है। जिस किसी को भी मरियम ब्लेलॉक अपनी तरह वैम्पायर बनाती है वे अमर तो हो जाते हैं, लेकिन मरियम ब्लेलॉक की तरह हमेशा जवान नहीं रहते। एक समय के बाद वे बड़ी तेजी से बूढ़े होने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे मरते नहीं हैं। वे कमजोर और शक्तिहीन हो जाते हैं। उनका शरीर सूख जाता है। वे जिंदा लाश बन जाते हैं। यही वैम्पायर बनने का श्राप है। उन्हें ताबूत में ताउम्र पड़े रहना पड़ता है, इस उम्मीद में कि किसी दिन मौत उन पर तरस खाकर उन्हें अपने आगोश में ले लेगी। मरियम को आज से 300 साल पहले फ्रांस के जॉन ब्लेलॉक नाम के आदमी से प्यार हो गया था, और तब उसने उसे काट कर अपनी तरह वैम्पायर बना दिया। अब ये वैम्पायर कपल न्यूयॉर्क में रहते हैं और आम लोगों की तरह दिखने के लिए बच्चों को संगीत सिखाने का काम करते हैं। ये अलग तरह के वैम्पायर हैं। लोगों का शक इन पर कभी नहीं जाता है, क्योंकि ये दिन की रोशनी में भी बड़े आराम से निकल सकते हैं। इन पर सूरज की पराबैंगनी किरणों का कोई असर नहीं होता है। बस उन्हें अपनी ताकत बनाए रखने के लिए हफ्ते में एक दिन शिकार करना पड़ता है। न्यूयॉर्क सिटी में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्हें ढूंढने वाले कोई नहीं है। किसी को उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इन वैम्पायर्स को अपने शिकार के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। वैम्पायर कपल की लाइफ न्यूयॉर्क में परफेक्ट है। उन्हें किसी बात की कमी नहीं है। वे म्यूजिक टीचर बनकर शहर में सामान्य सी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक दिन उन वैम्पायर कपल की समस्या तब शुरू हो जाती है जब मरियम का प्रेमी जॉन ब्लेलॉक के शरीर पर बुढ़ापे की एक निशानी दिखने लगती है, जिस पर वो तब गौर करता है जब उनके यहाँ म्यूजिक सीखने आई लड़की अपने पोलारॉइड कैमरे से उसकी तस्वीर खींचती है। जब जॉन उस तस्वीर को देखता है तो उसे अपनी आंखों के नीचे झुर्रियां नजर आती है। जॉन के बूढ़े होने की गति सामान्य नहीं है। वो बड़ी तेजी से बूढ़ा होता जा रहा है। साल उसके लिए घंटों में निकल रहे हैं, जैसे एक घंटा एक साल हो। ऐसा नहीं है कि जॉन को ये बात पता नहीं थी कि एक दिन उसका हाल क्या होगा। वो अपनी प्रेमिका की तरह अमर तो है, लेकिन वो उसकी तरह हमेशा जवान नहीं रहेगा। जॉन ये बात जानता था, इसलिए जब उस पर बुढ़ापे की पहली निशानी दिखती है वो शहर की मशहूर जेरोनटोलॉजिस्ट सारा रॉबर्ट्स के पास उससे मिलने जाता है। जेरोटोनोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर हैं जो ह्यूमन सेल के एजिंग से जुड़े विषय पर शोध करते हैं। सारा रॉबर्ट्स भी ऐसे ही एक शोध पर काम कर रही है, जिसमें वो इंसान को हमेशा जवान रखने की विधि की खोज में रिसर्च कर रही है। उन्होंने एक ऐसी बीमारी की खोज की है जो बंदरों में उनकी उम्र को बड़ी तेजी से बढ़ाने लगता है और उनके पूरे जीवन को कुछ ही घंटों में समेट देता है। डॉक्टर सारा रॉबर्ट्स किसी भी तरह इस बीमारी के इफेक्ट को पलटना चाहती है। इस पर उसने किताब भी लिखी है कि कैसे किसी की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। जब जॉन ब्लेलॉक डॉक्टर सारा रॉबर्ट्स से मिलने जाता है और उसे ये बात बतलाता है कि वो कल 30 साल का एक जवान आदमी था, लेकिन आज वो बूढ़ा हो चुका है। पर डॉक्टर सारा ने इंसानों में कभी ऐसी बीमारी नहीं देखी है, इसलिए उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। वो व्यस्त है, इसलिए जॉन से बातें करके समय बर्बाद नहीं करना चाहती है। इसलिए वो जॉन को वहां से भेजने के लिए कहती है कि वो उससे 20 मिनट बाद मिलेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। जॉन कई घंटों तक वहीं रिसेप्शन में बैठकर उसका इंतजार करता है, पर वो उससे नहीं मिलने आती है। जॉन वहां बैठे बैठे ही कई साल बूढ़ा हो चुका है। जब जॉन को ये लगता है कि सारा उससे नहीं मिलेगी
और केवल उसका समय खराब कर रही है। तब वो वहां से जाने लगता है। वो गुस्से में डॉक्टर सारा से कहता है कि वो बेवकूफ़ की तरह उसका इंतजार कर रहा था, जबकि उसे उसकी समस्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो जॉन को देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा दिखाई पड़ रहा है। जब शुरू में वो उससे मिली थी तो वो इतना बूढ़ा नहीं था। ऐसा लगता है कि उसके लिए वहाँ बैठे बैठे कई साल ऐसे ही निकल गए हों। सारा उसे रोकना चाहती है ताकि उसकी जांच कर सके, पर जॉन वहाँ से चला जाता है। जॉन सीधे अपने घर जाता है। वो काफ़ी कमज़ोर फील करने लगा है, इसलिए जब एलिस कावेंडर नाम की लड़की, जो उनके यहाँ म्यूजिक की स्टूडेंट है, वहाँ म्यूजिक सीखने आती है तो जॉन उसे मारकर उसका खून पी लेता है। लेकिन ऐसा करने पर भी उसके स्वास्थ्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। उसका यूथ और उसकी ताकत अब वापस नहीं आने वाली है। वो अनंत दुख में जाने वाला है। बाद में जॉन मरियम से उसे मारकर उसके सारे कष्टों से छुटकारा देने का रिक्वेस्ट करता है, पर मरियम उसे नहीं मार सकती है। उसे किसी तरह की चोट पहुंचाने पर केवल उसका कष्ट ही बढ़ेगा, उसका अंत नहीं होगा। जब जॉन इतना कमजोर हो जाता है कि खड़ा भी ना रह सके, तो मरियम बड़ी दुख के साथ उसे बिल्डिंग की अटारी में लेकर जाती है। यहाँ पर कई ताबूत हैं, जहाँ जॉन जैसे कई वेम्पायर्स की बॉडी है, जो कभी मरियम के प्रेमी हुआ करते थे। ऐसे ही एक ताबूत में मरियम उसे भी बंद कर देती है। अब वो अपना पूरा जीवन यहाँ सड़ते हुए कष्टों में बिताएगा। बगल के दूसरे ताबूतों में बंद लोग आज भी जीवित हैं और उनके शरीर सूख कर मम्मी बन चुके हैं, लेकिन वे मरे नहीं हैं। आज भी वे मरियम का नाम पुकारते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें छुटकारा दे दे। अगले दिन वहाँ सारा रॉबर्ट्स पहुँचती है। वो जॉन का एड्रेस ढूंढते हुए यहाँ पहुँची थी। वो जॉन से मिलना चाहती है। कल उसने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था। तब मरियम उसे बतलाती है कि उसका पति स्विट्जरलैंड चला गया है। तब जाने से पहले सारा मरियम को अपना फ़ोन नंबर देती है, ताकि जब भी उसका हस्बैंड वापस आए वो उससे फ़ोन करके बतला दे। सारा के जाने के बाद वहाँ एक पुलिस ऑफिसर मिसिंग एलिस कावेंडर को ढूंढते हुए पहुँचता है। उसके माता पिता ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है, लेकिन यहाँ पुलिस ऑफिसर को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सारा अपने ऑफिस में होती है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी बगल का फ़ोन रिंग हुआ है। वो फ़ोन उठाती है, पर उधर से कोई जवाब नहीं देता है। तब एक साथी डॉक्टर उससे कहती है कि फ़ोन रिंग हुआ ही नहीं था। थोड़ी देर में सारा को फिर से ऐसा लगता है कि फ़ोन की घंटी बज रही है और वो फ़ोन उठाकर बात करती है। दूसरी तरफ मरियम होती है, जो उससे मिलना चाहती है। इस बार भी फ़ोन रिंग नहीं हुआ था और फ़ोन की दूसरी तरफ कोई नहीं था। असल में मरियम ने सारा से टेलीपैथी के जरिए बात की थी। वो उसके दिमाग तक अपनी बात सीधे पहुंचा सकती है। वैम्पायर्स को कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वे अपने विक्टिम्स के दिमाग में बातें सीधे डाल सकते हैं। असल में मरियम ये जानती है कि जिसे भी वो अपना प्रेमी चुनती है, एक समय के बाद वो बूढ़ा हो जाएगा। भले ही वो उन्हें अपनी तरह वैम्पायर बना दे, लेकिन वो हमेशा जवान रहने की शक्ति उन्हें नहीं दे सकती है। इसलिए वो एक पार्टनर के जाने के बाद दूसरा पार्टनर चुनती है। उसे पता है कि जॉन का समय पूरा हो चुका है और वो कभी भी बूढ़ा हो सकता है, इसलिए उसने जॉन की जगह एलिस कावेंडर को चुन लिया था, जिसे वो म्यूजिक सिखाया करती थी। समय आने पर वो उसे भी वैम्पायर बना देती, लेकिन जॉन ने उसे इस उम्मीद में मार दिया कि उसके खून को पीने से उसकी जवानी फिर से वापस आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अब मरियम अकेली है और दुखी है। उसे एक पार्टनर की ज़रूरत है, इसलिए उसने अब सारा रॉबर्ट्स को अपना नया पार्टनर चुना है। जब सारा दोबारा मरियम के मैंसन पहुंचती है, जल्द ही मरियम के अफेक्शन में डूब जाती है और उन दोनों के बीच रिलेशन बनता है। तब मरियम उसे काट कर अपना खून उसके नसों में डाल देती है। उस शाम जब सारा अपने पति टॉम के साथ डिनर पर जाती है, वो खोई खोई सी लगती है। उसके गले में एक लॉकेट है। जब टॉम इस लॉकेट के बारे में उससे पूछता है, तो वो बतलाती है कि इसे मरियम ब्लेलॉक ने उसे दिया है, जिससे वो आज ही मिली थी। उसने उसके घर में 3.5 घंटे बिताए थे। टॉम को ये बात अजीब लगती है कि वो आज ही पहली बार मरियम से मिली है और उसने उसके साथ इतना लंबा समय बिताया है। ऊपर से उसने पहली मुलाकात में ही उसे एक लॉकेट गिफ्ट में दे दिया है।
डिनर के बाद जब वे घर जाते हैं, उस रात सारा की तबीयत खराब होने लगती है। उसे बेचैनी महसूस होने लगती है। नेक्स्ट डे जब वो अपने खून की जांच करती है तो उसका कलीग उसे बतलाता है कि उसके खून में किसी तरह का संक्रमण है, जिसके बारे में वे ठीक से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सारा को ऐसा लगता है कि शायद उसे मालूम है कि यह संक्रमण उसे कहाँ से मिला है, इसलिए वो फिर से मरियम के मैंसन जाती है। तब मरियम उसे समझाती है कि उसने उसे अमर बना दिया है और वो भी उसी की तरह एक वैम्पायर में बदल जाएगी। शुरू में सारा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। सारी बातें उसे बकवास लगती है, लेकिन धीरे धीरे खून की प्यास के प्रति उसकी तलब बढ़ने लगती है। वो खुद को काबू नहीं कर पाती है। तब मरियम उसके लिए एक शिकार लेकर आती है, जिसके जरिए मरियम सारा को यह सिखाने वाली है कि किसी इंसान का शिकार कैसे किया जाता है। वो उस आदमी को मारकर उसका खून सारा के साथ बांटने वाली है, लेकिन इससे पहले कि वो सारा के साथ शिकार को बांट सकती, सारा का पति टॉम उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है। तब मरियम उसे एक कमरे में भेज देती है, जहां सारा अपने खून के प्यास की तलब से लड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी हालत खराब है। जब टॉम उसे उस हालत में देखता है तो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो उसे अपने साथ ले जाने आया है। उसे पता नहीं है कि सारा के साथ क्या हुआ है। सारा बार बार टॉम को वहां से चले जाने के लिए कहती है, पर वो नहीं जाता है। अब सारा का धैर्य पूरी तरह से टूट जाता है और वो टॉम पर हमला कर देती है और उसका खून पी लेती है। उसने खून की तलब में अपने ही पति की हत्या कर दी है, जिससे वो प्यार करती थी। उसका खुद पर काबू नहीं रह जाता है। जब खून के प्रति उसकी तलब शांत होती है, मरियम उससे कहती है कि वो धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी को अपना लेगी। उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन सारा इस तरह किसी मॉन्स्टर के जैसे नहीं जीना चाहती है। इसलिए जब मरियम उसे किस करती है तो वो उसके चाकू से खुद के ही गले को काट लेती है और वैम्पायर बन चुकी सारा का खून मरियम के मुंह के जरिए उसके शरीर में चला जाता है। सारा ने खुद का गला इसलिए काट लिया था कि वो मर सके, पर वैम्पायर इतनी आसानी से नहीं मरते हैं। ना तो मरियम को पता है और ना ही सारा को पता है कि जब एक वैम्पायर का खून दूसरे वैम्पायर के शरीर में जाता है तो क्या होता है। जब सारा का वैम्पायर खून मरियम के शरीर में गया तो उसने मरियम के हमेशा जवान रहने की काबिलियत को ख़त्म कर दिया और वो अचानक से बूढ़ी होने लगी। अब उसके कमज़ोर होते ही उसके पुराने प्रेमी जो ताबूत में बंद थे वहाँ से निकलकर बाहर आने लगते हैं और देखते देखते वे धूल में बदल जाते हैं। उन्हें उनके अनंत दुख से छुटकारा मिल गया है। उनकी आत्मा को उनके शरीर में मरियम के अफेक्शन ने रोक रखा था, लेकिन अब उन्हें छुटकारा मिल चुका है क्योंकि मरियम का आकर्षण खत्म हो गया है। सारा अब मरियम की सूख चुकी बॉडी को उन्हीं में से एक ताबूत में रख देती है। तब मरियम उसका नाम लगातार पुकारती है, जैसे कभी उसके पुराने प्रेमी मरियम का नाम पुकारा करते थे। सारा मरियम के ताबूत को लेकर अपने साथ किसी दूसरी जगह चली गई है, जहां उसे कोई नहीं पहचानता है। अब सारा ने मरियम का स्थान ले लिया है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।